हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं फिर से वही अपने क्लास एक नए स्टेशन की ओर। फिर पार्ट रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर हमारा पार्ट 9 दोस्तों, पार्ट 9 रहने वाला है और क्लास होगा 11 से। चैप्टर का नाम होगा दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग। बिल्कुल दोस्तों, मस्त तरीके से हमारी जर्नी चल रही है इस चैप्टर को लेके। हम एक एक चीज़ इस चैप्टर की डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग से और लास्ट तक करेंगे दोस्तों, लास्ट टॉपिक तक। जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग, जो भाई, जो सिस्टर, जो ब्रदर, जो भाई बहन जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज लेके चलते हैं पार्ट 9 में। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों डायपोल मूवमेंट। बहुत ही मस्त टॉपिक रहेगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों आज। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायपोल मूवमेंट होता क्या है, किस चीज़ को हम डायपोल मूवमेंट बोलेंगे। तो डायपोल मूवमेंट एक्चुअली कहा जाए तो दोस्तों, डायपोल मूवमेंट क्या होती है, एक डिग्री होती है पोलैरिटी को मेजर करने के लिए। कि पोलैरिटी, कोई भी हमने कहा कंपाउंड टूटता है तो उस पर अपोजिट आयन आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उसी चीज को मेजर करने की डिग्री होती है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, चलिए लिख देते हैं क्या कि इट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द पोलैरिटी। पोलैरिटी को मेजर करने की ये क्या होती है, डिग्री होती है। सबसे सिंपलेस्ट बात तो ये है। बात कहेंगे डिफाइन की तो इट इज डिफाइंड as the product of the magnitude of charge and the distance between the center of the positive and negative charge। पॉजिटिव और निगेटिव, अभी बोला कि कोई भी कंपाउंड टूटा उसमें एक पॉजिटिव बन गया और निगेटिव, वो एक एटम और एक वो एक एटम है। उन दोनों के एटम के बीच की दूरी और उनका मैग्नीट्यूड, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड का दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, यही होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो दोस्तों, इसको मैथमेटिकली तरीके से अगर हम कहेंगे तो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज किसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसके एक चीज लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इस टाइप से होता है, म्यू से इसको डिनोट किया जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस of separation of ions, आयंस का सेपरेशन, इसको कहें तो म्यू इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू आर। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी डायपोल मूवमेंट का। डायपोल मूवमेंट का क्या है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या, चार्ज इनटू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयन। दो आयन्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों का हमने कहा जितनी डिस्टेंस एक दूसरे का, ये Na+ है और ये Cl है, तो दोनों के बीच एक दूसरे के सेंटर से दोनों का सेपरेशन कितना है, वही क्या होता है दोस्तों, R होता है। और उन पर चार्ज कितना है, वो होता है Q। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों आगे इसी के बारे में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किस में करते हैं दोस्तों, एक यूनिट होती है इसकी डिबाई।
क्या यूनिट होती है इसकी? डिबाई यूनिट होती है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है, आगे बात अगर हम कहें डिबाई है दोस्तों, इसकी यूनिट कितनी होगी? डिबाई होगी। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? डिबाई, DEBYE, डिबाई होती है इसकी यूनिट। और 1 डिबाई की अगर बात करते हैं तो ये होता है 3.3354 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिबाई कितना होता है? 3.3354, 3.33 भी लिख सकते हैं, 3.34 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर, CM कूलाम मीटर। दूसरी बात एक और लिखें तो क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पता है ना वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक स्केलर, एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तो है इसका, डायरेक्शन भी होगी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो pointing toward towards the more electronegative element। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें क्या है, माना A है और B है, तो ये कैसे, ये इस टाइप से एरो होता है, वो कट एरो होता है, कट एरो, क्रॉस्ड एरो होता है। ठीक है, इस टाइप से क्रॉस्ड एरो होता है। और किसकी साइड को होगा एरो? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इन दोनों में अगर कहा जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? वो कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी। तो हमने कहा गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके साइड को क्या होता है? ये क्रॉस्ड एरो होता है। इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसको कैसे भी रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक क्रॉस्ड एरो से किया जाएगा, जिसकी पॉइंटिंग किसकी ओर होगी? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होगी। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा क्या होता है डायपोल मूवमेंट। तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर लिख रहे हैं, नोट्स बनाए तो जल्दी से दोस्तों बना लीजिएगा। बात करेंगे आगे अगले पॉइंट की ओर मूव करेंगे दोस्तों। जो दोस्तों पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज पार्ट 9 के ऊपर, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्लास 11 से। क्लास 11 से है दोस्तों, क्लास 11 से। चलिए, जरूरी नहीं कि 11 दोस्तों, 11, 12 और आगे हायर क्लासेज कंपटीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन ये है कि HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड होता है HCl, बट इट इज आयोनाइज्ड इन अ सॉल्यूशन। व्हाई? हमने पढ़ा है कि सिर्फ आयोनिक सॉल्यूशन ही आयोनाइज होते हैं, आयोनिक सॉल्यूशन ही आयोनाइज होते हैं, बट दोस्तों ये HCl है। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, फिर भी ये सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है। क्यों दोस्तों? अब देखिएगा, इसके पीछे रीज़न दोस्तों होता है कि कोई भी अगर आयोनाइज होगा, कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड है, आयोनाइज हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न होता है पोलैरिटी क्रिएट होने का। पोलैरिटी जब जनरेट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? सॉल्वेशन में हेल्प करता है, उसमें सॉल्युबल भूल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। इसके पीछे रीज़न आएगा दोस्तों, बिकॉज देयर इज अ लार्जर difference in the electronegativity of H and Cl। देखिए H और Cl के बीच में, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जिस वजह से क्या होता है, देखिए ड्यू टू
ड्यू टू विच polarity is generated which helps in the separation of ions। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया क्या कि सबसे पहली बात H और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी ज़्यादा पोलैरिटी हो जाती है। जैसे ही डिफरेंस होगा उसमें पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, और पोलैरिटी जनरेट होने की वजह से वो किस में हेल्प करते हैं, आयंस को सेपरेट करने में। H अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। यही रीज़न है दोस्तों कि ये क्या काम करता है कि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, जो आयनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, हेल्प करती है, और तभी वो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि AlF3 is high melting solid whereas SiF4 is a gas। Why? रीज़न क्या है दोस्तों, ये भी सब केमिकल बॉन्डिंग इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि AlF3 अगर हम बात कहें तो ये आयोनिक कंपाउंड है, जबकि ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। और जो आयोनिक कंपाउंड होगा उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा। बस यही रीज़न हो गया कि बिकॉज AlF3 is an ionic compound whereas SiF4 is a covalent compound, ओके, सॉरी मीन्स क्या, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड। ओके, सो द interparticle forces in AlF3 is more as compared to SiF4। यही रीजन है, that is why AlF3 is a high melting solid and SiF4 is a gas। यही दोस्तों इसका रीज़न हो गया क्या कि AlF3 जो आयोनिक होंगे, तो दोस्तों डेफिनेटली पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड है उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कोवेलेंट में नहीं होता, कोवेलेंट में वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं। तो उसी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। वो तभी ये क्या है, इसका मेल्टिंग सॉलिड, ये हाई मेल्टिंग सॉलिड हो जाता है और ये गैस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आयोनिक करैक्टर और इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर है। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, अगले क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ वीडियो को इस रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों मैं तो कहता हूं कि नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना नोट्स रहेगा दोस्तों। कभी कभी होता है नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है कि आप लोग नहीं देख पाते वीडियो, तो उस कंडीशन में आपके पास अगर नोट्स होगा तो आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NaCl इज हार्डर देन सोडियम मेटल। वाई? रीजन देखिए, बिल्कुल छोटा सा रीजन है इसके पीछे भी, क्या कि NaCl बहुत ही ज्यादा हार्डर होता है। क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्डर है, जबकि Na सोडियम इतना हार्डर नहीं है। क्यों? इसके पीछे यही है कि NaCl के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर
पार्टिकल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Na+ एंड Cl-। Na+ और Cl- दोनों मिलेंगे तो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। पता है कि NaCl भी एक आयोनिक कंपाउंड है। जबकि Na मेटल होता है, Na सोडियम मेटल है, उसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, यही रीजन हो गया। क्या? बिकॉज ना लिखे इन NaCl देयर इज अ स्ट्रॉन्ग interparticle forces due to the presence of Na+ and Cl-, whereas in sodium metal a weak metallic bonds are present. That is why, यही रीजन हो गया, that is why NaCl is harder than sodium. देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज है कि NaCl के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस होते हैं। किसकी वजह से? Na+ और Cl- की वजह से, जिसके अंदर क्या होगा? इंटरपार्टिकल फोर्स ज़्यादा है। क्यों? Na+ और Cl- अपोजिट चार्ज है तो आयनिक बॉन्ड है। जबकि Na के अंदर क्या होता है? सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड होता है, वो भी वीक होता है। तो जिसके कारण यही रीज़न हो जाता है कि NaCl हार्डर हो गया और ये सॉफ्ट हो गया। और ये क्या गया? इतना सॉफ्ट होता है, आसानी से नाइफ से भी कट जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है कि आयनिक कंपाउंड, क्या बात करता हूं, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water, whereas covalent compounds are mostly insoluble in water. रीजन क्या है इसके पीछे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलिए दोस्तों, इसके रीजन के बारे में बात करते हैं। आयोनिक कंपाउंड, फिर से वही आ गया, आयोनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं कि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। रीजन क्या होगा दोस्तों? रीजन सिंपल सा है इसके पीछे, रीजन इसके पीछे सिंपल सा है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पोलर कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? पोलर कंपाउंड होते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन पोलर। और जो पोलर होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। या फिर दूसरी बात कहें कि पोलर कंपाउंड होते हैं और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं वाटर के साथ। लिख दो, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर and form hydrogen bond with water. एक बात माइंड में रखिए हमेशा, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ में वो हमेशा पानी में घुल जाएगा, सोल्यूबल होगा। ओके, सो आयनिक कंपाउंड पोलर इन नेचर होता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। whereas covalent compounds are non-polar in nature and does not form क्या नहीं बनाते? हाइड्रोजन बॉन्ड, and does not form hydrogen bond with water। यही रीजन हो गया दोस्तों कि सबसे पहली बात, आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड पोलर नहीं होते और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। यही रीजन है कि वो पानी में सोल्यूबल होते हैं और ये कोवेलेंट नहीं होते। उम्मीद है कि ना, आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। बात कर देंगे आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में।
जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए दोस्तों, आज क्या लास्ट क्वेश्चन वीडियो में आएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी टॉपिक से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, क्या है लास्ट क्वेश्चन? कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड, आर डायरेक्शनल बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेयर एज आयोनिक बॉन्ड, ionic bonds are non-directional, why? What is the reason behind it? इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? इसके पीछे अगर हम रीज़न की बात करें तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ये है कि दोस्तों कोवेलेंट जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग से बनते हैं। किससे बनेंगे? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब क्या होती है, उनकी एक डायरेक्शनल होती है, जो ओवरलैपिंग होगी वो डायरेक्शनल होगी और वो बॉन्ड को भी क्या देती है? डायरेक्शन देती है। देखिए, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर formed by the overlapping of atomic orbitals, okay, the direction of यहाँ पर लिख देते हैं the direction of overlapping gives the direction to the bond, देखिए दोस्तों, कोई भी बॉन्डिंग होगी, हमने कहा गया कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, या तो ये इस टाइप से बनेंगे, हेड ऑन से बनते हैं, हेड ऑन से बनेंगे, या फिर बनते हैं दोस्तों साइड वे ओवरलैपिंग या लेटरली ओवरलैपिंग से। ये तो इनकी एक अपनी डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। हेड ऑन डायरेक्शन से ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इनकी एक डायरेक्शन होती है, कहीं से भी नहीं मिल सकते ये कहीं से भी नहीं मिल सकते। ये नहीं कि हाँ इस टाइप से आया और इस टाइप से जुड़ गया है, नो, ये ऐसे मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये एक्सिस हो सकता है, एक्सिस पर क्या हो सकते हैं? ओवरलैपिंग हो सकती है, बट दोस्तों इनके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। कोवेलेंट जो बॉन्ड बनेंगे वो किससे बनते हैं? ओवरलैपिंग से बनते हैं, और जो ओवरलैपिंग की जो डायरेक्शन होती है वही उसको क्या देती है? बॉन्ड्स को भी डायरेक्शन देती है। जैसी ओवरलैपिंग वैसी डायरेक्शन हो जाती है बॉन्ड की। जबकि बात करेंगे वेयर एज इन आयोनिक बॉन्ड, वेज आयोनिक बॉन्ड्स आर formed by the electrostatics ions, in which positive ion is surrounded by negative ion in any direction, but depends on the size of ions। इसके पीछे एक फजान रूल भी है दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे फजान रूल के बारे में। साइज ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग से, और जो ओवरलैपिंग की डायरेक्शन होती है वही क्या डायरेक्शन किसकी होती है? बॉन्ड की होती है। इसलिए क्या होते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, जबकि आयोनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन से बनते हैं, ट्रांसफर से बनते हैं। और जब ट्रांसफर पे बनेंगे, हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन से बनेंगे, तो इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव आयन जो होगा वो किससे घिरा हुआ रहे? निगेटिव आयन से घिरा हुआ रहता है।
जरूरी नहीं है वो किसी भी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन में वो उसको घेर सकता है। इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, इधर से कहीं से भी आ सकता है। पॉजिटिव आयन पर जो अटैक हो रहा है, जो आके जुड़ेगा नेगेटिव आयन, वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। बट दोस्तों डिपेंड किस पर करता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, एटम के साइज पर, जो आयन का, सॉरी एटम नहीं, आयन के साइज पर डिपेंड करेगा। आयन का साइज छोटा या बड़ा करेंगे तो कैसे ये अटैक करेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक फजान रूल है, हम उस पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आगे। जैसे उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि नेगेटिव आयन पॉजिटिव को सराउंड करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन से कर सकता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और बट ये इसकी डिपेंड भी करेगा किस पर, ये एटम के साइज पर, आयंस के साइज पर डिपेंड करता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है, क्लियर हुआ, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो भाई नए हैं, जो भाई बहन प्लीज़ चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही हमारा क्लास चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा, क्लास बंद नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिएगा, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे हम BSc PR थ्योरी पर भी आएंगे, मोड थ्योरी पर भी आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।